मैं विश्वविद्यालय सहायक राजकीय राशि करने कोर्ट में आज हम ये पाठ पढ़ने राजकीय के सेकंड पेपर में अर्थात द्वितीय विश्वोत्तर अंतरराष्ट्रीय संबंध में 100वें संघ के वेक्टर के प्रमुख कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद नामक दो गुटों में विभाजित हो जाता है। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। लेकिन भिन्न सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण दोनों महासत्ताओं में सैद्धांतिक वैसे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और एक तनाव परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। उस युद्धोत्तर विश्व राजनीति में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को कमजोर करने का प्रयास करती रही। अन्य राष्ट्रों को द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधियों के साथ अपने साथ समझौते करने का प्रयास किया गया, लेकिन सोवियत संघ के आठवें अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का शासनकाल 11 मार्च 1985 से लेकर के 25 दिसंबर 1991 तक का माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था के महान समर्थक थे, उन्नायक थे, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वे अपने पूर्ववर्ती शासनाध्यक्ष की भांति सैद्धांतिक वैचारिक मतभेदों के बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। जिस कारण से स्टालिन ने, निकिता क्रुश्चेव ने सैद्धांतिक वैचारिक मतभेदों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन निकिता क्रुश्चेव इस प्रकार की अवधारणा में, इस प्रकार की मान्यता में, इस प्रकार की विश्वास नहीं करते थे। इसलिए यही कारण था कि विश्व शांति व्यवस्था के महान नायक होने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। गोर्बाचेव ने शासन सत्ता में आते 3 महत्वपूर्ण एहसास किए। पहला एहसास उनके द्वारा यह किया गया कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अत्यधिक जर्जर हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, टूटने के कगार पर चली गई है, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। अर्थात उनके द्वारा पहला यह अनुभव किया गया, उन्होंने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज दुनिया का कोई भी राष्ट्र भविष्य में भुगतान करने के आधार पर किसी भी प्रकार का सामान देने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात सोवियत संघ की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संसार के देशों के मध्य साख लगभग समाप्त हो चुकी है, यह स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा, उनके द्वारा यह महसूस किया गया है कि जब तक अन्य राष्ट्रों से संबंध नहीं सुधारे जाते हैं, अर्थात सैद्धांतिक वैचारिक मतभेदों के दौर को समाप्त नहीं किया जाता है, युद्धोत्तर विश्व राजनीति में जिस प्रकार से पारस्परिक अविश्वास की भावना पहुंच गई थी, सहयोग का भाव में बदल चुका था, इस प्रकार की प्रवृत्ति कोई देश समाप्त नहीं किया जाता है, अन्य राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए जाते हैं, सोवियत संघ किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात उन्होंने यह महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध सुधारने में किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है, जिसके कारण उनके देश में विद्यमान साधन ही था, गरीबी इस प्रकार की भारी अवस्था को दूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा अनुभव के द्वारा यह किया गया कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर ली जाती है, देश में आंतरिक सुधारों को प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने इन 3 महत्वपूर्ण एहसासों के कारण सोवियत संघ की गृह और विदेश नीति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए, जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन प्रारंभ हो जाता है, विघटन हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। पश्चिम का सोवियत संघ के विघटन में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, केवल सोवियत अमेरिका का केवल इतना ही योगदान है कि उसने सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद को दौर को बढ़ा करके एक तनावपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करके सोवियत संघ को शस्त्रों की नवीन तकनीकों को विकसित करने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया, जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ता चला जाता है और देश में साधन की भारी मुश्किल हो जाती है। कहने का यह था कि सोवियत संघ का जो प्रभाव है, सोवियत संघ का विघटन हुआ है, वो अपने ही अंतर्विरोध के कारण हुआ है, इसमें पश्चिम का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। इतना नहीं, उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की विदेश नीति में जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन किए और इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन की जो अग्नि जो परीक्षा होती है पूर्वी यूरोप के देशों में होती है। आइए अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के कौन से कारण है। नंबर 1, पहला जो कारण है सोवियत संघ की विदेश नीति में किए गए परिवर्तन। सोवियत संघ की विदेश नीति में किए गए परिवर्तन। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की विदेश नीति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए, जहां तत्कालीन युद्धोत्तर विश्व राजनीति की बात करें
ब्रेजनेव के द्वारा साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक राष्ट्रों के साथ बहुत सारी संध्या के समझौते किए, उनके साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। लेकिन गोर्बाचेव ने शासन सत्ता में आते हुए सोवियत संघ की विदेश नीति को उदारवादी स्वरूप प्रदान कर दिया और एक बहुत लंबे समय से लोकतंत्र की मांग करने वाली जो विचारधारा रख रही थी, इस प्रकार की विचारधारा को कुचलने का कोई काम नहीं किया, उसे दबाने का प्रयास नहीं किया। केवल ये था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पूर्ववर्ती शासनाध्यक्ष की भांति न तो लोकतंत्र की मांग करने वाले असंतुष्ट नेताओं को दबाने का काम किया और न ही साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। अर्थात जहां स्टालिन एक कम्युनिस्ट पार्टी को निर्यात की वस्तु मानते थे, अर्थात दुनिया के अधिकाधिक राष्ट्रों को सोवियत के प्रभाव से लाया जाए और उन देशों में जब भी चुनाव हो उन चुनाव में गैर साम्यवादी सरकार के गठन को रोका जाए, अर्थात साम्यवादी सरकार के गठन का पूरा प्रयास किया जाए। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने गैर साम्यवादी सरकार के गठन में अपने ओर से किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, इस प्रकार की कोई रुकावट पैदा करने का काम नहीं किया और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी कि दुनिया 1988 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के हर देश को अधिकार है कि वे कैसा समाज चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, इस प्रकार की बात मानने में कोई ही रुचि नहीं। अर्थात कहना यह था कि ये स्वतंत्र गैर साम्यवादी सरकार के गठन में अपने किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाती है। और उसी प्रकार से ब्रेजनेव के कारण इस प्रकार से दूसरे राष्ट्र में आंतरिक मामले सरकार का हस्तक्षेप किया था। गैर साम्यवादी सरकार को गठन को रोकने के लिए सरकार के हस्तक्षेप में जिस तरह की धारणा थी, उस प्रकार की धारणा का भी प्रत्याग कर दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले कारण में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब 1988 में हंगरी में जो क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद हंगरी गणराज्य के स्थान पर वह रिपब्लिक ऑफ हंगरी हो जाता है। लेकिन इस समय मिखाइल गोर्बाचेव ने जिस प्रकार की क्रांति को न तो दबाने का प्रयास किया, न कुचलने का प्रयास किया, ने उसे विफल करने का प्रयास किया, बल्कि वहां पर एक साम्यवादी गैर सरकार की स्थापना हो जाती है तो भी उसमें किसी प्रकार की परवाह नहीं की जाती है। और उसके बाद जब इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार के परिवर्तन के बाद जो राष्ट्र से अलग होना प्रारंभ कर देते हैं, इन राष्ट्र की तरफ पश्चिम से अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सहायता की मांग करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव सरकार की बात की परवाह नहीं की, अपने ओर से कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, उन राष्ट्रीय कार्यालय को ने तो रोका गया, न किसी प्रकार से नियंत्रित किया गया। इसलिए यही कारण था कि धीरे धीरे पूर्व यूरोप के राष्ट्र होते हैं, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, ये सारे जो राष्ट्र होते हैं सोवियत संघ के पास विकसित कर लेते हैं और सोवियत संघ का भी प्रभाव स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब 1989 में पोलैंड में आम चुनाव होते हैं, उस चुनाव के दौरान मिखाइल गोर्बाचेव ने की जो पार्टी होती है, अर्थात साम्यवादी दल पराजित हो जाता है, उसे मेजोरिटी प्राप्त नहीं होता है, बहुमत प्राप्त नहीं होता है, बल्कि विरोधी दल का नेता जिसका नाम था श्री लेक वालेसा की जो पार्टी थी सोलिडारिटी को मेजोरिटी प्राप्त होती है। अर्थात उस समय साम्यवादी जो पार्टी होती है वो सरकार बनने की स्थिति नहीं होती है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने प्रमुख साम्यवादी नेता को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए, अर्थात जनता ने जिस प्रकार का निर्णय किया है उस प्रकार के निर्णय को हमें स्वीकार करना चाहिए और विरोधी नेता के साथ मिलकर के सरकार का गठन करना चाहिए। तो कहना यह था कि जब प्रकार की संबोधन के माध्यम से प्रमुख साम्यवादी नेताओं में विश्वास पैदा हो गया कि इस प्रकार से गैर साम्यवादी सरकार के गठन में दूसरे लेने का काम किया जाता है, इस कारण यही था कि पोलैंड सरकार की गठन हो जाती है। इसी प्रकार से 1991 में अप्रैल 1991 में वार्सा पैक्ट को जो संधि 14 मई 1955 में सोवियत रूस ने अपने 8 मित्र राष्ट्र के साथ जो संधि की थी और इस संधि के माध्यम से नाटो संधि का जवाब देने का प्रयास किया गया था। अर्थात संधि के माध्यम से इस सभी राष्ट्रों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि संधि व्यवस्था किसी भी राष्ट्र पर कोई भी किसी प्रकार की आक्रमण कार्रवाई होती है तो ऐसे आक्रमण के समय सभी राष्ट्र मिलकर आक्रमण राष्ट्र का मुकाबला करेंगे। लेकिन जब मिखाइल गोर्बाचेव ने अप्रैल 1991 में इस प्रकार से उसे संधि को भंग कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो भी सोवियत संघ का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से जब 1989 में जब संयुक्त जर्मन गणराज्य का स्थापना की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है, तो भी अपनी उस किसी प्रकार का बाधा नहीं की। कहना यह था कि जब 1948 में जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य बर्लिन की दीवार के मध्य विभाजित कर दिया जाता है और पूर्वी जर्मनी के द्वारा पश्चिमी जर्मनी के सम्राट को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उस समय इस बर्लिन की दीवार ने वही काम किया जो कार्य किसी जंतु अग्नि में किसी घी की आहुति देने वाले व्यक्ति की तरफ की जाती है। तो बर्लिन की दीवार के कारण भी युद्धोत्तर विश्व युद्ध में जिस प्रकार की सघन वैचारिक का दौर चलता है, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने इस संयुक्त जर्मन गणराज्य की स्थापना में
अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं किया, किसी प्रकार का वेदन नहीं किया, विघ्न आने की कोशिश नहीं किए, इसलिए उसका विघ्न हो जाता है, विघ्न प्रभाव हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाती है तो बल्गारिया और विमर्श की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं के कारण इसलिए सोवियत संघ की जो गृह नीति में और विदेश में बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाते हैं, इन्हीं कारण सोवियत संघ का मृत्यु हो जाता है, पराभव हो जाता है। आज हम की घटना करेंगे।